गुड इवनिंग क्लास। मैं दुर्गेश परिहार आपका स्वागत करता हूं दुर्गेश सिंह क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन में। हम आप देख रहे थे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने आपने देखा गैसों की विलेयता। क्या देखा? गैसों की द्रवों में विलेयता। जब गैसों की द्रवों में विलेयता हम आप देख चुके हैं तो अब देखेंगे गैसों में द्रवों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। क्या देखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases in liquid। ठीक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करते हैं? तो आज हमें उन्हीं की स्टडी करनी है। चलिए, तो हमारा सबसे पहला फैक्टर हमारा है नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैसों की प्रकृति। क्या कहेंगे? गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति। तो गैसों की प्रकृति किस प्रकार से जो है इसको प्रभावित करती है वो हम आप देख लेते हैं। समझिए, बात यह है कि भैया जो गैस आपकी जल में या किसी द्रव में विलेय होगी, द्रव की अगर जल की हम आप बात करें तो जो भी गैस है आपकी, जो आपकी किसमें जल में विलेय होगी, वो सभी की सभी गैसें आपकी जल में घुलनशील होंगी। जो गैसें हमारी जल में घुलनशील होंगी, जल के साथ किसी न किसी प्रकार का रिएक्ट करेंगी या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनाएंगी, वो सारी की सारी गैसें हमारी क्या होंगी? जल में घुलनशील होंगी। तो इसके लिए जैसे हम आप एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारी गैसें हमारी ऐसी हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। तो एक नेचर तो ये हमारा हो गया। इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या मिला भैया? वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं। क्या करती हैं? अभिक्रिया करती हैं। जो विलायक के साथ अभिक्रिया करती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? विलायक में घुल जाएंगी। जैसे आपका कौन कौन सा हो जाएगा? अगर जल की बात करें, एज विलायक हम किसको ले रहे हैं? अगर जल यूज कर रहे हैं तो अमोनिया गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, SO2 गैस हो गया, ठीक है ना, NO गैस हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 हो गया। तो ये सारी ऐसी गैसें हैं हमारी जो पानी के साथ मिल करके कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई कंपाउंड क्रिएट कर लेती हैं, कोई ना कोई यौगिक बना लेंगी। तो इन सारी गैसों को हम क्या, ये सारी की सारी गैसें हमारी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, सेकंड वे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए HCl है, HCl जल में नहीं घुलता है, लेकिन उसके नेचर को आप समझिए कि अगर हम जल के साथ प्रयोग करते हैं तो अगर ध्रुवीय गैस होगी, गैस कैसी होगी हमारी? ध्रुवीय। तो ध्रुवीय गैस होगी और जल हमारा ध्रुवीय विलायक के रूप में हम जल को यूज कर रहे हैं, तब भी दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे में मिल जाएंगे। यानी कि समान प्रकृति होने पर क्या होगा? समान प्रकृति। और कौन सी प्रकृति हम आप यहां पे देख रहे हैं? ध्रुवता। समान प्रकृति होने पर गैस क्या होगी? विलायक में आपके घुल जाएगी। तो ये हो गया गैसों की प्रकृति के आधार पर। दूसरा आप समझिए, दूसरा होता है विलायक की प्रकृति। क्या? विलायक की प्रकृति। विलायक क्या है भाई? विलायक आपका क्या होता है ये आपको बता दिया गया है। जिस पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ आपका घुल जाता है उसी को हम क्या कह देंगे? विलायक प्रकृति, विलायक कह देंगे। अब इसमें देखिए, आपको विलेयता में एक बात बताया, एक पॉइंट बताया गया था, अवशोषण गुणांक, कि किसी द्रव के 100 ml मात्रा में घुले हुए जो है गैस की मात्रा क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक कहलाती है। ये आपको बताया जा चुका है। विलायक की प्रकृति का मतलब यह है कि अगर विलायक हमारा ध्रुवीय है, कैसा है? ध्रुवीय। तो ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय गैसें, कौन सी गैसें? ध्रुवीय गैसें, तथा अध्रुवीय में
अध्रुवीय गैसें, अध्रुवीय गैसें घुलनशील होती हैं, घुलनशील होती हैं। घुलनशील कहें या उसी को क्या कहते हैं हम आप विलेय कहते हैं भाई। घुलनशील होती हैं या फिर विलेय होती हैं, ठीक है ना। अगला हमारा आ जाता है ताप। देखिए गैस की प्रकृति देख लिए हैं, विलायक की प्रकृति देख लिए हैं, टेम्परेचर का देख लेते हैं और प्रेशर का देख लेते हैं। दो चीजें नोट कर लीजिए आप इसको जल्दी से। कर लिए होंगे। अगर आपको नोट करने में टाइम लगता है तो आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। अगला क्या देखेंगे भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा क्या है, ताप का प्रभाव। तो ताप किस प्रकार से प्रभावित करेगा गैसों की विलेयता को, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को समझिए। आप ये जानिए कि भैया किसी भी पदार्थ में जो अणुओं के बीच की दूरी होती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो अणुओं के बीच की दूरी और अधिक बढ़ जाती है। हम आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो अणुओं के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो गैस के अणु जो होते हैं वो गति के लिए एकदम स्वतंत्र होते हैं। जो गैस के अणु हैं वो गति करने के लिए एकदम से स्वतंत्र होते हैं, और जब गति करने के लिए गैस के अणु एकदम से स्वतंत्र हैं और हम आप ताप बढ़ा देंगे तो जो हमारा द्रव विलायक है उसके अणुओं के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। तो गैस के अणु गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे। अर्थात अगर हम आप ताप बढ़ाते हैं तो विलेयता जो है क्या होगी, घट जाएगी। गैसों की द्रव में विलेयता घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका कारण आप क्या है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर अणुओं के बीच की दूरी जो है आपकी इंक्रीज कर जाएगी और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। पहला रीजन देखिए क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, विलेयता घटती है। इसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि भैया अंतरा आणविक अवकाश बढ़ जाता है, अंतराणविक अवकाश बढ़ जाता है, अंतराणविक अवकाश बढ़ जाता है। और दूसरा कंडीशन क्या होगा, अणुओं की गैस अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गैस अणुओं की या गैस के अणुओं की, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दो रीजन है। तो अब जब आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, भैया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि इन दोनों में इंक्रीमेंट आएगा। अणुओं के बीच का अंतराणविक अवकाश जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ गैस जो हमारी उसमें जल में घुली हुई है उसकी गतिज ऊर्जा में भी इंक्रीमेंट आ जाएगा। और जब ये सारे इंक्रीमेंट, दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो भैया सीधी सी बात है कि गैस का अणु आपके द्रव को छोड़ करके क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। द्रव को छोड़ करके उससे बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, अर्थात विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। तो ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव में, ताप बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसों की विलेयता घटती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है दाब का प्रभाव। किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव है। अब दाब लगाएंगे तब क्या होगा, चलिए फोर्थ क्या है हमारा भाई, दाब का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। तो दाब किस तरीके से इसको प्रभावित करता है, समझिए आप। चूंकि आप जानते हैं कि गैसें बहुत ही अधिक संपीड्य होती हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक बर्तन ले लिया, क्या लिया, एक बर्तन लिया। इस बर्तन में यहां तक तो हमने भर दिया द्रव,
क्या भर दिया, द्रव भर दिया। यहां तक जो है ये द्रव से भरा हुआ है, ठीक है। अब ये जब द्रव से भरा हुआ है और इसमें जो खाली स्थान ऊपर का आपको दिख रहा है, यहां से एक लगा देते हैं पिस्टन। क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं, ऐसे पिस्टन लगा दिए, ठीक। तो ये वाला जो स्थान है, ये खाली वाला स्पेस जो आपको दिख रहा है, द्रव और पिस्टन के बीच का स्थान, यहां पर क्या होगा, हम आप जानते हैं कि भैया कहीं भी अगर खाली स्थान होगा तो उस खाली स्थान में गैसें होंगी। जैसे कमरे में विद्यार्थी हैं, हम हैं, कुछ सामान है, डेस्क बेंच वगैरह रखी, तो इनके अलावे जो खाली स्थान बच रहा है, उस खाली स्थान में क्या है, हवा है। तो हवा क्या है, गैस है एक प्रकार की, कई तरह के उसमें गैसों का मिश्रण है हवा में। तो अब आप समझिए कि जब ये बीच में खाली स्थान है तो इस खाली स्थान में क्या भरा हुआ है, गैस के अणु है। तो गैस के अणु हम जानते हैं हम आपकी विरल होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, और जब बहुत दूर दूर है, अब इस पिस्टन पे हम क्या करें, पिस्टन पर नीचे की ओर दाब लगाएं। भैया पिस्टन को हम दबाएंगे नीचे की तरफ तो दाब लगेगा, और जब दाब लगेगा तो यहां वाली जो गैसें हैं, इस पिस्टन को हम दाब लगा करके कहां ले आए, मान लीजिए पिस्टन को हम दाब लगा करके यहां तक ले आए, यहां तक ले आए, पिस्टन को दाब लगा करके हम यहां तक ले आए। तो इतना डेल एल कितनी लंबाई, एल लंबाई तक हम इसको क्या किए, दबा दिए। कितनी लंबाई दबा दिए हैं, एल लंबाई तक इसको नीचे दबा करके ले आए, दाब लगाए। तो यहां जो गैस भरी हुई थी वो कहां गई, उस सीधे सीधे इसी पानी में आपका क्या हुआ, इसी जो लिक्विड भरा हुआ जो विलायक है हमारा, उसी विलायक में वो पूरी तरीके से घुल गई है, विलायक में पूरी तरीके से घुल गई, उसके साथ मिल गई है। तो अब आप ये समझ रहे होंगे कि यहां इतनी दूर में जितनी गैस भरी थी वो लगभग उसी उतने आयतन में आपका समाहित हो गई है जिसमें कि द्रव है, ठीक है। तो दाब बढ़ाने पर विलेयता क्या हो रही है, गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, और इसका रीजन क्या है, गैसों का सबसे अधिक संपीड्य होना, गैसों का सबसे अधिक संपीड्य होना, गैसों की कंप्रेसिबिलिटी। अब गैसें कंप्रेसिबल होती हैं तो उनको दाब लगा करके उनके आयतन को कम किया गया, और कम किया गया तो जो पानी में द्रव में आपका कम घुली हुई थी उनकी विलेयता बढ़ गई। तो क्या प्रभाव पड़ता है भैया, विलेयता बढ़ती है। क्या प्रभाव पड़ा, विलेयता बढ़ती है। तो दाब लगाने पर विलेयता क्या हो जाती है, दाब लगाने पर विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित, इस दाब के प्रभाव से संबंधित हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया है। किसने, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक रिलेशन दिया है, और हेनरी ने बताया जो है कि जो हमारा किसी भी गैस की द्रव में विलेयता है, विलेयता वो विलेयता यानी कि गैस की जब पदार्थ जल में या विलायक में घुली हुई मात्रा, ठीक है ना, वो हमारी उसके दाब के, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। तो कौन सा नियम दाब से रिलेटेड दिया गया, हेनरी नियम। अब हम आप देख लेते हैं हेनरी नियम। तो हेनरी ने क्या नियम दिया है, दाब के प्रभाव पर गैसों की द्रव में विलेयता को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने अपना नियम दिया, और उस नियम में उन्होंने कहा कि किसी भी, हेनरी नियम, किसका नियम है, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। तो क्या कहा हेनरी ने, समझिए आप, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, क्या कहा, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेय, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, सॉरी, गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के आंशिक दाब की, गैस द्वारा द्रव की सतह पर
द्रव की सतह पर लगाए गए आंशिक दाब के समानुपाती होती है, के समानुपाती होती है। ठीक, तो ये बात किसने कहा भाई? ये बात कहा हेनरी ने। क्या कह रहे हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure applied by gas on the surface of liquid। क्या कहा कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के गैस द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। अगर गैस की मात्रा, मान लेते हैं कि घुली हुई गैस की मात्रा कितनी है, माना गैस की मात्रा या द्रव्यमान, घुली हुई, माना गैस की घुली हुई मात्रा या द्रव्यमान क्या है, यम है। तो यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। क्या कहा इन्होंने? यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। नोट करिए जल्दी से। अरे भाई